तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसा कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। एक था जहां पर आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, एक था जहां पे आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, और फाइनली एक और लास्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, दैट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी हमने उसको इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि बाई चांस कभी अगर नीट और जेई के सवाल आप अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे कई बार पॉलीगॉन लॉ के ऊपर सवाल पूछ लेता है। तो ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो सारा हमें समझ में आ गया। आज की क्लास में क्या सीखेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो लिखना स्टार्ट करिए। द वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड, द वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड in two ways. One is scalar product, and the other is vector product. Scalar product and vector product. The one is scalar product and the other is vector product. अब ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसी को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। इसी को एक और नाम से क्या बुलाते हैं? डॉट प्रोडक्ट के नाम से बुलाते हैं। और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसी को एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। इसको किससे बुलाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से बुलाते हैं। तो ये मुख्यतः हमें ये दो टाइप के प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है डॉट प्रोडक्ट। आज की क्लास में हम लोग चाहे 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, पर हमारा ये टारगेट यही रहेगा कि आज ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीख के जाना है यहां से। ठीक है? कितना पेज है अभी? अरे इंफिनिटी तक है, आप क्यों चिंता करते हैं? बहुत लिखना है, आप बस लिखना है, लिखते जाइए। चलिए हेडिंग डालिए स्केलर प्रोडक्ट, हेडिंग डालिए स्केलर प्रोडक्ट। तो जो पहला टॉपिक आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट है। ये स्केलर प्रोडक्ट हम लोग बोलते किसको हैं? तो ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और इसका जब हम लोग डॉट लेते हैं बी के साथ, अब जैसे ही यहां पे डॉट लिख दिया ना, ये डॉट का मतलब ही है कि ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट होने वाला है, और इसी का दूसरा नाम क्या था? डॉट प्रोडक्ट था। तो ये डॉट लिख दिया मतलब आपको समझ में आना चाहिए इसका आंसर क्या आने वाला है? एक स्केलर क्वांटिटी आने वाला है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, पर उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, ऐसी किसी क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ए डॉट बी, इसको हम लोग लिखते किसके बराबर है? ए डॉट बी को हम लोग लिखते हैं, ए डॉट बी को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर? ए बी कॉस थीटा के बराबर। जहां पर ये जो हमने ए बी लिखा है, ये दोनों ए और बी क्या है? इसके मैग्नीट्यूड है, याद रखिएगा। ये ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो ए और बी क्या है? ये दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स हैं। तो आप लिखना स्टार्ट करिए, ये लिख लिए। अच्छा, और थीटा के बारे में भी बता देता हूं कि थीटा क्या चीज है। तो ध्यान से देखिए, थीटा क्या है? थीटा क्या है? ये मान लीजिए आपका कोई एक वेक्टर है जिसको हम लोग बी कह रहे हैं, ये मान लीजिए आपका कोई वेक्टर है जिसको हम लोग ए कह रहे हैं, और ये जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं? थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। दैट इज ओनली कॉल्ड एज थीटा। तो जब कभी भी आप कोई दो वेक्टर के बीच का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, माने डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मैंने आपको एक दिन कंपोनेंट तोड़ना सिखाया था, याद है? कंपोनेंट तोड़ना मतलब टेकिंग कंपोनेंट ए बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, एक दिन करके दिखाए थे ना जिस दिन ट्रायंगल लॉ पढ़ा रहे थे। तो वहां पर
अगर इसका एक कंपोनेंट में इस पर लूं तो उसको क्या बोलेंगे? बी कॉस थीटा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? इसका एक कंपोनेंट इस पे लेंगे तो उसको बी कॉस थीटा बोलेंगे। अरे ये बात समझ में आई तो बोलिए, नहीं तो हम समझाते हैं। देखिए ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। इसको अगर मैं बेस मान लूं, इसको मैं परपेंडिकुलर मान लूं, तो आप कॉस थीटा क्या लिखते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहां पे बेस कौन है जो मुझे चाहिए, और हाइपोटेनस क्या होगा? बी के बराबर होगा। तो यहां से स्मॉल बी क्या लिख सकते हैं? बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो इसलिए हमने नीचे क्या लिख दिया? बी कॉस थीटा लिख दिया। तो ये वाला वेक्टर का दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने बताया भी था अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना होगा तो ये किसके बराबर होगा? बी साइन थीटा। अगर नहीं ध्यान है तो आप ऐसा समझिए कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस लिखते हैं ना जी। अरे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। और यहां से जो आपका परपेंडिकुलर है यानी पी है, हाइपोटेनस तो बी के बराबर है, तो इसको क्या लिख देंगे? बी साइन थीटा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एच साइन थीटा, और एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी। तो इसका दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप ध्यान से देखिए, अगर ये मेरा वेक्टर है, इसका वो वाला कंपोनेंट जो एक ही दिशा में है। डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये मेरा एक वेक्टर है, इसका वो वाला कंपोनेंट जो किस दिशा में हो? एक ही दिशा में हो, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वही क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास, फिर से समझिए, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। इसको मैं कहता हूं बी वेक्टर, इसको मैं कहता हूं ए वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। अगर ये बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? बी के बराबर। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ए के बराबर। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट के लिए हम उसको किस में डाल देते हैं? मॉड में डाल देते हैं। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और जो हमने ऐसे लिखा है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कहते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं लिखूं, कहीं लिखा है 5i कैप, तो इसका क्या मतलब होगा? ये जो 5 लिखा हुआ है सामने, ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। अब मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर बी वेक्टर है, ये जो पर्टिकुलर बी वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते? इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक तो ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था। अब ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा? बी साइन थीटा के बराबर। और ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये किसके बराबर होगा? बी कॉस थीटा के बराबर। डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब होता है कि किसी एक वेक्टर का जो डायरेक्शन है, दूसरे वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो उसी डायरेक्शन में पड़ रहा हो। तो ये वाला जो वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर और एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो इसके साथ क्या एंगल बना रहा है? ए के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए? वो वाला वेक्टर जो ए के अलोंग हो। तो बी का वो कंपोनेंट जो किस डायरेक्शन में हो? ए के डायरेक्शन में हो। तो ये बी वेक्टर है, इसका कौन सा कंपोनेंट? ए के डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो किसके बराबर है? बी कॉस थीटा। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और इसी को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। और ये जो ए और बी लिखा है ये क्या है? ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है। ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने पर जो क्वांटिटी आएगी, इट विल ऑलवेज बी अ स्केलर क्वांटिटी। ये ऑलवेज क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी। ये समझ में आ गया? अभी लॉजिक क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इस बात को। ये लिखे नहीं थे? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए।
स्केलर प्रोडक्ट का आपने डेफिनेशन भी नहीं लिखा है तो जल्दी जल्दी लिखिए, इसके बाद में आपको, और यहां पे बेसिकली थोड़ा सा कंपोनेंट तोड़ने का कॉन्सेप्ट बता दिए है, लास्ट क्लास में बताए थे पर शायद आपका क्लियर नहीं हुआ होगा इसलिए फिर से आपने पूछ लिया। तो ये कंपोनेंट को ब्रेक किया है, ये जो b cos थीटा और b sin थीटा है वो क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द कंपोनेंट। तो कोई एक वेक्टर का हम लोग दो कंपोनेंट लिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो हमेशा किसी भी वेक्टर का हमेशा कितना कंपोनेंट होता है, दो वेक्टर होता है, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखिए। आगे बढ़े, सब लोग लिख लिए? तो ये उसके बाद आप अपने आप को समझाने के लिए ये आप और उसमें लिख सकते हैं, ये आप और फर्दर ऐड कर सकते हैं कि ये ए बी कॉस थीटा होता है जो है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर्स। इसी का एक और आर्ग्यूमेंट अभी दूंगा, इसी का एक और आर्ग्यूमेंट अभी दूंगा। पहले आप इसको उतारिए, इसको लिखिए, लिख लिए। चलिए अब इसके बाद एक और चीज थोड़ा ध्यान से देखें, ये एक दूसरा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, इसको भी थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए अभी दोबारा से मैंने फिर से वही ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाया है और इसको मैं थीटा मान रहा हूं। अच्छा आप सोचिए, क्या मैं ए वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूं? ये भी तो संभव है। पिछले बार हमने बी का दो कंपोनेंट तोड़ा था, इस बार ए का भी तो दो कंपोनेंट होगा, ए अलोंग बी एंड परपेंडिकुलर टू बी, ये भी तो संभव है। अगर ऐसा होगा तो इस ए का दो कंपोनेंट है, एक अलोंग ए अलोंग बी और एक परपेंडिकुलर टू दी बी, ये का दो कंपोनेंट लिए, तो इस तरफ क्या आएगा, ए कॉस थीटा और इस तरफ क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो याद रखिएगा जब कभी भी दो वेक्टर दिया हो या कोई भी दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल अगर क्या है, थीटा है, तो जिधर एंगल होता है ना उस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाता है, कॉस कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर हमेशा कौन सा कंपोनेंट जाता है, साइन कंपोनेंट। अब ये तो इसके किसी काम का नहीं, पर ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए अगर मैं इसे भी ए डॉट बी लिखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, इसको कैसा लिख सकते हैं, देखिए ये लिखाएगा ए कॉस थीटा इंटू बी लिखाया, और इसको भी तो सॉल्व करके हम लोग यही लिख सकते हैं ना, ए बी कॉस थीटा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि चाहे आप इस एक कंपोनेंट का इधर तोड़ के लाइए या इसका तोड़ के उधर ले जाइए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो याद रखिएगा जहां पर आपको ए डॉट बी करने का दिया गया होगा, आपको हमेशा वहां पर वो वाला कंपोनेंट को तोड़िएगा जो आसानी से आपसे टूट जाए। कि दोनों को तोड़ना किसी एक को है, जिसको आसानी से तोड़ सकते हैं उसी को तोड़िएगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं बी का ये कंपोनेंट ले सकता हूं या फिर इसका ये कंपोनेंट ले सकते हैं। अभी उस वाले केस में जो हमने पहले पढ़ा था, जो कि ये वाला केस है, इस केस में ये वाला कंपोनेंट हमारे को तोड़ना आसान था। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सिस होता है वो कैसा होता है, हमारा जो एक्सिस होता है वो कैसा होता है, ये हमारा एक्सिस है। तो इस एक्सिस के लिए ये तो अलोंग दी एक्स एक्सिस है, इसको तोड़ेंगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में टूट जाएगा। तो यहां पे ये वाला आसान है तोड़ना, लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर ये तो ए ठीक है, पर ये वाला बी इधर चला गया है, तो यहां पर ऐसा तोड़िएगा तब लफड़ा। लेकिन अगर इसी डायग्राम की जगह पे मैं अगर ऐसा डायग्राम बना देता, ये ए रहता ये बी रहता, अब किसको तोड़ना आसान रहता, बी को तोड़ते कि ए को तोड़ दे? अब बी को क्यों, ए को तोड़ते ना, तब ना ये इसके एक्सिस पर आ जाता, जो हमारा नॉर्मल एक्सिस है उस एक्सिस पर अगर हमको लाना होगा तो क्या करेंगे, हम इसका एक कंपोनेंट तोड़ के ऊपर ले जाएंगे और इसका एक कंपोनेंट तोड़ के नीचे ले आएंगे। तो ये वाला खारिज हो गया, ये वाला वेक्टर खारिज हो गया, एक वेक्टर ए कॉस थीटा इधर आ गया और ए साइन थीटा इधर आ गया। तो अब ये क्या हो गया, मेरे ओरिजिनल एक्सिस, जो एक्सिस हम लोग ओरिजिनली मानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके डायरेक्शन में आ गया। तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि वो वाला वेक्टर तोड़ा जाए जो हमारा गिवन एक्सिस है एक्स वाई एक्सिस, उसके अलॉन्ग आ जाए, ताकि हमारा कैलकुलेशन सरल हो जाए।
कहां ये आ रहा था, आपका एक्सिस यहीं पर है, आपका एक्सिस तो यहां पर है ना, तो कहां ये इसका साइन कंपोनेंट तो बीच में फंस गया और कॉस कंपोनेंट यहां बीच में फंस गया, तो ये वाले में तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब फिर इस साइन थीटा का एक और कंपोनेंट लेंगे तब ना अलोंग एक्सिस आएगा, तो ये वाला तोड़ने से ज्यादा अच्छा है ऐसे तोड़िए जहां पे क्या हो जाए, वो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाए। नहीं समझना है, अरे ये वाला जब आपने ये ए कंपोनेंट तोड़ा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया और एक कंपोनेंट इधर आया, क्या ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जा रहा है, ये तो बीच बीच में है ना, लेकिन यहां पर जब आपने ए को तोड़ा तो ए कॉस थीटा एक्स एक्सिस पर चला गया और ए साइन थीटा वाई एक्सिस पर चला गया, तो ये ना ज्यादा सरल है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सरल है, ये तो अलोंग द एक्सिस नहीं है ना, ये तो बीच में पड़ा हुआ है, पर ये क्या है अलोंग द एक्सिस है। यहां पर इसको रिप्रेजेंट करना आसान है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस जे कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस आई कैप, ये ना रिप्रेजेंटेशन आसान है। इसका कहां से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कीजिएगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करना संभव है इसका, इसको तो फिर आपको तोड़ना होगा फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि जब कभी भी आप कंपोनेंट तोड़े तो वो कंपोनेंट्स कैसे आने चाहिए, अलोंग एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, तो सरल हो जाता है उसका रिप्रेजेंटेशन। गॉट इट। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उससे आपको ये और लॉजिक क्लियर होगा। एक कॉन्सेप्ट है वर्क डन का, पढ़े थे क्या क्लास 9th में टॉपिक पढ़े हैं वर्क डन, ध्यान करिए, वर्क डन बोल के एक टॉपिक पढ़े हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था ना, ये तब गलत पढ़ा था, अब सही पढ़ते हैं। ये होता है एफ डॉट एस, क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर ये जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो क्या है एफ एस कॉस थीटा है। वर्क इज इक्वल टू किसके बराबर एफ एस कॉस थीटा के बराबर। अब ये जो वर्क है W, इसको आप क्या लिख सकते हो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ। डन, यहां तक कोई दिक्कत है। अब आगे देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये आपका फोर्स है, या एक ऐसा काम करते हैं, एक रियलिस्टिक केस ले लेते हैं, ये आपका एक ऑब्जेक्ट था जिस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, ये फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन, या फिर और थोड़ा बुद्धि लगाते हैं, यहां पे आपने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, कितना फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और जो फोर्स लगाया है इससे ये बॉडी आगे डिस्प्लेस हुई, मान लीजिए 5 मीटर डिस्प्लेस हुई, कितना मीटर डिस्प्लेस हो गई 5 मीटर। समझ में आ रहा है, कोई एक डब्बा रखा है उसको आप 10 न्यूटन से क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं, खींचेगा तो आगे बढ़ेगा ना डब्बा, कितना बढ़ गया 5 मीटर डब्बा बढ़ गया। और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ इसका, इसको मैं मान लेता हूं 60 डिग्री, क्या मान लेता हूं 60 डिग्री। आपसे कोई पूछेगा बताओ वर्क डन क्या होगा, क्या पूछा वो वर्क डन क्या है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक तो सीधा तरीका है इसको सॉल्व करने का कि आप क्या कीजिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ को सीधा सीधा 10 लिख दीजिए, एस को आप क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, और कॉस को क्या लिख दिया 60 डिग्री। सॉल्व किए 50 इंटू ये 1/2 आता है, कॉस 60 1/2, ये कट गया, कितना आ गया 25 जूल, और ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका था। सेकेंड एक और अप्रोच आप लगा सकते थे जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली सीखने के बाद लगाएंगे। सेम क्वेश्चन को हम एक और तरीके से लिख सकते थे, यहां पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको क्या मैं 5 आई कैप लिख सकता हूं, किधर लगा हुआ है एक्स एक्सिस में। ये आई कैप जे कैप आप लोग को थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, तो एक बार मैं बता दूं कि आई कैप जे कैप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी एक्सिस हम लोग इस तरह से लेते हैं, तो जो लोग नए आए हैं वो लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो इधर हम लोग लेते हैं उसको क्या कहते हैं आई कैप, और इसको क्या कहते हैं माइनस आई कैप, यानी द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज आई कैप इन वेक्टर, और माइनस आई कैप किसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस को। ये ऊपर वाला क्या होता है जे कैप होता है, और ये क्या होता है माइनस जे कैप। ये अगर हमारा जेड एक्सिस है तो इसमें इसको क्या बोलते हैं प्लस के कैप बोलते हैं, और जो पीछे होता है उसको क्या बोलते हैं माइनस के कैप। ये जो प्लस के कैप है ये एक्चुअली कहां पर है, ये टुवर्ड्स यू, और माइनस के कैप कहां पर है बोर्ड के अंदर है। तो ये कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं फॉर कन्वेंशन
यूज्ड फॉर वेक्टर्स, यूज्ड फॉर वेक्टर्स। ये वेक्टर्स के लिए हम लोग ये कन्वेंशन यूज करते हैं। और एक चीज है, जब कभी भी हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं कॉपी में, तो जो एक्स एक्सिस होता है उसको कौन सा डायरेक्शन मानते हैं? ईस्ट डायरेक्शन। तो माइनस एक्स एक्सिस को क्या मानते हैं? वेस्ट डायरेक्शन। ऊपर वाले को क्या मानते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन। नीचे वाले को क्या मानते हैं? साउथ डायरेक्शन। टुवर्ड्स यू एंड इनसाइड यू। तो टुवर्ड्स यू को कैसे दिखाते हैं? डॉट से। और इनसाइड यू को कैसे दिखाते हैं? क्रॉस से। तो ये कन्वेंशन हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। इसी कन्वेंशन को यूज करके यहां पर क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को 5i कैप लिख सकता था? कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो हमारा फोर्स है, क्या इसका दो कंपोनेंट लिया जा सकता है? एक इधर एक कंपोनेंट आएगा, वो कितना आएगा? 10 cos 60 आएगा। अरे बोलिए। और इधर क्या आएगा? 10 sin 60 आएगा। इसको सॉल्व करिएगा, कितना आएगा? 10 इंटू √3/2, दैट इज ये कितना आ गया? 5√3 न्यूटन आया। और इसको सॉल्व करिएगा, कितना आएगा? 5 न्यूटन आएगा। देखिए तो, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका हमने दो कंपोनेंट लिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसका है? 10 cos 60। 10 cos 60 मतलब 10 इंटू 1/2, दैट इज 5 न्यूटन। और ये इधर क्या है? 10 sin 60। 10 sin 60 मतलब 10 इंटू √3/2, ये कितना आ गया? 5√3 न्यूटन। यानी अब जो मेरा फोर्स है, क्या मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 5i कैप प्लस 5√3 जे कैप। देखिए, बोलिए। है कब ऐसा बोल दिए? हमने कहा जिधर एंगल है उधर कॉस आता है, उसके उल्टा साइन आता है। ये फोर्स के जिधर एंगल है उधर कॉस आएगा, उसके उल्टा साइन आएगा। अभी मिटा नहीं है, पीछे सीट में यहीं पर लिखा हुआ है। जिधर एंगल है उधर कौन सा कंपोनेंट है, और उसके दूसरा साइड पे साइन। जिधर एंगल है उधर कौन सा कंपोनेंट है, उसके उल्टा। मैंने अपना याद नहीं है तो मास्टरे को गलती करा दी कि मास्टरे गलती पढ़ा दी है ये। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, अरे फोर्स है तो न्यूटन दो यूनिट। तो अभी ये कहे सर यहां मीटर लिखा, अरे मीटर होगा, दिक्कत नहीं। अब ये लिख लिया। देखिए, ये एक्चुअली कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? ये वर्क चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर ना वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पर इसका एप्लीकेशन देखिए। आज सीख रहे हैं तो वहां पे यूज करेंगे। मैं इसलिए यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो चुन्नू मुन्नू यहां पे उन्हें सब कुछ दिया हुआ है, एकदम चुन्नू मुन्नू ने ट्रायल बॉल में ऐसा जो फेंका वो भी नहीं है, मतलब एकदम मतलब मेरा ओजस बॉल फेंक रहा होगा वैसा टाइप का बॉल है। तो मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग कब पढ़ेंगे? जब चौथा या पांचवा चैप्टर जहां पे वर्क एनर्जी पावर बोल के एक चैप्टर वहां पे, तो वहां पे ये दोनों वेक्टर लिखना सीख गए। अब इसका हम लोग को क्या लेना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? एफ डॉट एस। अब जब इसका वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस लिखेंगे तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? देखिए, 5i कैप प्लस 5√3 जे कैप लिखेंगे क्या? हाँ कि ना? इनटू जो आपका एस प्रोडक्ट है, यानी डॉट, इनटू नहीं डॉट, जो आपका एस है वो क्या है? 5i कैप है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसा ऊपर 25 आया वैसे इधर भी 25 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कोई दिक्कत? ये स्टेप को हम यहीं पे रोक रहे हैं। इसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन तो भी आप नहीं सीखेंगे, दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, उसको सीखते हैं। फिर वापस आएंगे और इस सवाल को वापस से मिलाकर देखेंगे कि दोनों 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा। उससे पहले आप डेफिनेशन लिखें, राइट? द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करिए। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, of any two vectors a and b, any two vectors a and b, any two vectors a and b is denoted by a dot b। तो हम कैसे डिनोट करते हैं? a dot b।
is denoted by A dot B is defined as the product of their magnitudes is defined as the product of their magnitudes the product of their magnitudes the product of their magnitudes the product of their magnitude with cosine of angle between them with cosine of angle between them with cosine of angle between them डन। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच में जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा यही है, पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन ले लीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहां तक कोई डाउट दो वेक्टर का? अब वेक्टर प्रोडक्ट को जब हम लोग करते हैं तो वहां पे ऐसे सिचुएशन आएगा जहां पे आप i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j के मल्टीप्लाई करते हैं, k को k से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए i से मल्टीप्लाई हो रहा है, i क्या है, i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन एस डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, यूनिट वेक्टर लिखवाए हैं, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन चेक करिए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, लिखाए हैं कॉपी में, नाम ही है उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट का मतलब ही होता है इट इज 1। एक बार घर में रिवीजन नहीं कर रहे हैं कॉपी खोल के, ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। फिर दूसरा भी वेक्टर कौन है, आई कैप है, तो उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। आई कैप किधर है, आई कैप किस तरफ है, आई कैप किस तरफ है, इस तरफ। एक आई कैप इधर है और दूसरा आई कैप भी किधर है, इधर ही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों अगर एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आई कैप इंटू आई कैप किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये पहला वाला लॉजिक क्लियर है क्या? उसी से सिमिलरली आप तीनों को समझ सकते हैं कि अगर यहां पर कहीं पर जे कैप लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, एक जे इधर है और एक जे इधर है, दोनों ही क्या है, जे कैप है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अगर दोनों ही जे कैप है तो उसका यूनिट मैग्नीट्यूड क्या है, 1 इंटू 1, और उसके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो जे कैप इंटू जे कैप भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी यहां से एक लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर दोनों सेम हो तो उसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 के बराबर, और के कैप डॉट के कैप ये भी किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, एक इस तरह के डब्बे में बंद कर लेना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि जब दोनों सेम होते हैं तो उसका प्रोडक्ट कैसा होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर? अब मेरे मन में एक और डाउट आना चाहिए, सर अगर अल्टी पल्टी हुआ तो, अरे माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। अब जे इंटू माइनस जे कर देंगे तो माइनस नहीं आ जाएगा, वही माइनस आ जाएगा। हाँ वही अभी बता रहे। ये लॉजिक क्लियर है तो आगे बढ़े आगे। देन अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मान लीजिए कहीं पर आई डॉट जे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई डॉट जे लिखा हुआ है। एक तो आई डॉट जे का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। आई डॉट जे का मतलब है कि ये जे कैप है और ये क्या है, आई कैप है। ये दोनों यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ हाउ मेनी डिग्री, 90 डिग्री। और कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो आई कैप डॉट जे कैप किसके बराबर हो गया, यानी अगर कोई भी दूसरे के साथ आप उसका डॉट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ व्हाट, 0 क्यों हुआ, क्या उसके मैग्नीट्यूड की वजह से कि एंगल की वजह से, एंगल की वजह से। तो सिमिलरली आई डॉट जे 0 हो गया, जे डॉट के भी क्या होगा, 0 होगा, और के डॉट आई भी क्या होगा, 0 होगा। यानी ये तीनों भी क्या होंगे। तो और बाकी का मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, ये ऐसे ही लिख रहा हूं। बोलिएगा तो सबका निकाल के दिखा देंगे, पर मेरे को लगता नहीं लॉजिक इसका निकालने का। ये समझ में आ रहा है कि जब दोनों सेम होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। जब दोनों सेम होगा तो उसका प्रोडक्ट 1 आएगा, और अपोजिट होगा तो
जीरो आएगा। यहां तक लॉजिक क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं उस सवाल को जहां पे हमने क्या किया था, अधूरे में छोड़ दिया था। ये छोड़े थे ना, और हम लोग को इसको क्या प्रूफ करना है, जैसे नॉर्मल में 25 जूल आया है ऐसे ऐसे भी 25 जूल आना चाहिए। ये वाला यही वाला कलर है क्या, ये वाला ना, ये ना, यही है ना, ये वाला है, ठीक है। अभी देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखिए। 5 आई कैप, ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको आप किसके साथ डॉट कर दीजिए, 5 आई कैप के साथ डॉट कर दीजिए। फिर बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। फिर यहां क्या लिखा है, 5√3 जे कैप, इसका डॉट आप किसके साथ कर दीजिए, 5 आई कैप के साथ। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते नहीं वेक्टर, ये जो ऐसा लिखा है x इंटू 3 + 5 लिखा है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x 3x + 5x, ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ऐसे ही इसको भी क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इसको भी क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अगर ऐसा मल्टीप्लाई किए हैं तो अगली लाइन पर वर्क डन इज इक्वल टू 5 × 5 कितना होगा, मैग्नीट्यूड इन 25, और i डॉट आई क्या पढ़ा है अभी, 1, तो ये 25 × 1 हो गया, कोई दिक्कत। 5√3 × 5, इसको क्या मैं 25√3 लिख सकता हूं, 5√3 × 5 कितना होगा, 25√3, और i × j किसके बराबर, i × j या j × i किसके बराबर, तो इसको सॉल्व करिए। वर्क डन इज इक्वल टू ये कितना आया, 25 + 0 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 25 जूल। सेम आया, अलग अलग आया? ये हमने कैसे निकाला, बाई मल्टीप्लाइंग द एक्चुअल वेक्टर्स, और ये हमने लुल्लू पुच्चू वाला सीधे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और थीटा डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब आपको क्या पता एग्जाम में ऐसा देगा कि ऐसा देगा, अब आप बड़े हो गए हैं, तो ये तो 9th क्लास में पढ़े थे, तो ये आपसे तो 11th क्लास में उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तो 11th क्लास में क्वेश्चन कैसा आएगा, सेम सवाल है, क्वेश्चन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, सवाल वही है, पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, आपको फोर्स 10 न्यूटन ना बोलकर क्या बोल दिया, 5 आई कैप + 5√3 जे कैप। नहीं, क्वेश्चन में क्या परिवर्तन किया, जो 10 न्यूटन पहले डायरेक्ट बोलता था, अब 10 न्यूटन को किस फॉर्म में दे दिया, वेक्टर फॉर्म में दे दिया। जो 5 मीटर सीधे बोलता था, अब क्या बोलेगा, 5 आई कैप बोल देगा। तो थोड़ा सा सेम चीज है, बस खाली क्वालिटी थोड़ा सा उसका इंप्रूव कर दिया, वे ऑफ राइटिंग क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। अब आपको क्या लगेगा, तो अरे वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, अब नहीं आएगा तो आप फंसे हैं, आ गया तो कितना आसान है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 2 + 3 4 + 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते वैसे मल्टीप्लाई करना है। यहां तक कोई लॉजिक में दिक्कत है तो बोलिए, क्वेश्चन लिखिए। ये नहीं लिखे अभी तक, अरे ये पूरा ही बाकी है ऊपर से नीचे, जल्दी जल्दी उतारिए, अरे अरे यार जल्दी उतारिए जल्दी उतारिए। ये एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, इसको ना वर्क डन को एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा, ये पूरा एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट वर्क डन निकालते हैं। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, कोई बात नहीं, लॉजिक क्लियर है साइसा? हाँ बोलिए। 5√3 जे कैप, हाँ कहां पे, अरे ले कैसे रहते हैं, मतलब ये भी 5 आई, ये 5 जे कैप ले लेते, हाँ तो 2 कंपोनेंट तो निकाले, एक 5 आई कैप है और एक 5√3 जे कैप है, सिर्फ ये ले लेते हैं। ये कैसे ले लेंगे, एक फोर्स का अगर 2 कंपोनेंट तो दोनों लिखना होगा ना, अकेला कैसे ले पाएंगे, जब कंपोनेंट 2 है तो उसको मिला के लिखिएगा ना, अकेला अकेला थोड़ी लिख सकते हैं, अकेला लिखने में उसका सेंस बनेगा, नहीं बनेगा। हो गया, लिख लिए, नहीं लिख लिए, हे मां लिख लिए, जल्दी लिखिए। आपका नाम क्या था, अंजलि, या प्रिया, हर्षिता, ओ हिमांशी, प्रीशा, स्नेहा का नाम तो खैर, इनका नाम क्या ही याद करना, याद ही है। बढ़े आगे, फिर आप लोग छापने में टाइम बहुत लगाते हैं। क्वेश्चन
लिखिए, अभी आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट of vectors a and b, find the dot product of vector a and b given a vector is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap, 2i cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to 3i cap minus 2j cap minus 4k cap। ये आपको क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बताना है। यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, क्या वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया है, वन वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। आपसे कह रहा है कि बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी आपको फाइंड करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर इस सवाल में हम लोग ए बी कॉस थीटा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें इन दोनों एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मालूम है, नहीं मालूम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एक्चुअली में दोनों वेक्टर्स को क्या कर दें, लिख दें। एक्चुअली में दोनों वेक्टर्स को क्या कर दें, लिखें। क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का हम डॉट प्रोडक्ट ले लें दूसरे वेक्टर के साथ, दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। और इसके बाद मैंने क्या बताया, इसका मैंने बताया था कि हर एक के साथ पूरे पूरे को लिखिए जैसे अलजेब्रा में लिखते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होगा उसको तो ये बात पता है ना, क्या पता है, उसको तो ये बात पता है ना कि आई का आई वाला जो होता है वही आंसर होता है, बाकी आई का जे और आई का के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं सीधे क्या लिख दूंगा, 2 3 जा 6, आई इंटू आई इज 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 4, j इंटू जे इज 1 प्लस 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 12 एंड k इंटू के इज 1। सॉल्व कीजिए, 6 माइनस 4 माइनस 12, ये आंसर आएगा 6 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू माइनस 10, दैट इज इक्वल टू माइनस 10। जो भी रहा होगा ये वेक्टर क्वांटिटी, उसका आंसर क्या आया होगा, माइनस 10। तो आपने ये चीज मार्क किया कि किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, स्केलर आ रहा है। स्केलर का मतलब होता है सीधे कुछ नंबर आएगा, आई कैप जे कैप उसमें नहीं रहेगा। तो दो वेक्टर्स को जो आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, सीधे स्केलर आ गया। कितना आया, माइनस 10 आ गया। देख के आया कि खुद से आया, देख के, खुद से देख के, खुद से क्यों नहीं, ये तो आसान है। अभी तो एकदम ट्रायल बॉल से भी नीचे वाला बॉल फेंक रहे। क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सबका हो गया। अच्छा, अगला सवाल मैं मदद नहीं करूंगा, अगला सवाल आपको स्वयं सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट SHOW शो दैट ए वेक्टर जो कि किसके बराबर है, ए वेक्टर जो कि 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के बराबर है, एंड जो आपका बी वेक्टर है, जो आपका बी वेक्टर है वो किसके बराबर है, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप के बराबर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका आपको क्या निकालना है,
सॉल्यूशन निकालना है। क्या आएगा सॉल्यूशन बताइए? 0। हाँ, तो हम लोग इसको शो कैसे करेंगे? प्रूफ कर रहा है ना, शो दैट, यानी हम लोग को यह दिखाना है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 0। अगर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा दोनों वेक्टर क्या है आपस में? परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करिएगा a डॉट बी, तो ये होगा a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अगर वो खुद कह रहा है कि भाई दोनों प्रूफ करिए, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। दैट इज इक्वल टू a डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए? a डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों वेक्टर्स को एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि मेरा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? अगर 0 आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? यस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे? दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थोड़ा शो करके दिखाइए। कर लिए? 0 आ गया? अरे बहुत फास्ट कर दिए भाई, ये तो छापना नहीं था, फिर भी आप लोग फास्ट कर दिए। 2i कैप, अरे सबका हो गया? किस किस का हो गया? सबका आ गया? ये तो शीशा का आवाज लग रहा मुझे। शीशा आपका भी आ गया? अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 1 प्लस j इंटू जे माइनस, तो यह -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 दैट इज -2 इंटू 1। सॉल्व कीजिएगा। 4 -2 विच इज इंप्लॉइंग 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। यहां से क्या समझ में आता है कि जो आपने a डॉट बी लिया था वो किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। वो किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। और यहां से प्रूफ हो गया कि जो दोनों वेक्टर आपने लिया था वो कैसा है? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना? समझ में आया? क्वेश्चन देख रहे हैं धीरे धीरे कैसा अच्छा होता जा रहा है। अगला सवाल लिखिए, तीसरा सवाल। ये एक थोड़ा मुझे लगता है ऐसा बेटर सवाल है, और हो सकता है कि आप लोग बना भी लें, ऐसा नहीं है नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं बोलूंगा। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। क्या क्या वेक्टर दिया है? ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर लिखिए आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये पहला वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये आपका दूसरा वेक्टर है। ये आपका क्या है? दूसरा वेक्टर। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, आपको इनके बीच का क्या निकालना है? एंगल निकालना। आपको इसके बीच का क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। मुझे लगा जिस स्पीड में आप लोग पहला दूसरा बनाए हैं तो तीसरा भी एकदम झटाझट बन जाएगा, तो इसलिए मैं बैठ गया आके। मैंने कहा चलो यार बनाने दो, मतलब अब तो सॉल्यूशन बनाना नहीं, आसानी से निकलेगा आंसर, तो लोग बता देंगे आंसर क्या है। हाँ, 1 आंसर है। 1 माने क्या होता है? अरे आपने तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किया तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो कॉस थीटा 1 थोड़ी हो जाएगा। अरे इसका तो वैल्यू 1 है ना, तो आप लोग वैल्यू निकाल का रहे हैं, चाहिए क्या?
मुझे लगा था आप लोग बना लेंगे, मैं इसलिए निश्चिंत होकर बैठ गया जाके। खैर कोई नहीं, देखते हैं। यह सवाल आपसे बन सकता था ऐसा मैं सोच रहा हूं, पर नहीं बना, क्यों पता नहीं, पर बन जाना चाहिए था। देखिए आप क्या जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, ए बी कॉस थीटा जानते हैं, हाँ कि नहीं। अब जब ए और बी को हमने सॉल्व किया, तो एक तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, हाँ वेरी गुड। इसको सॉल्व करके 1 आ रहा है, जैसा कि आप लोगों ने बताया। मैं भी इसे एक बार सॉल्व कर लेता हूं ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये क्या है, 1 है। इसको सॉल्व करेंगे i इंटू आई, तो ये हो गया 2, ये 2 इंटू -2 और ये हो जाएगा +1, तो ये कट गया और आंसर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका a डॉट बी जो आपका आया वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। अब चूंकि मेरे को वेक्टर पता है, चूंकि मुझे वेक्टर पता है, तो क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। इफ आई नो द वेक्टर तो है नहीं, फाइंड द मैग्नीट्यूड, पढ़ाए थे यार। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट जो भी आई कैप है उसका होल स्क्वायर, प्लस जो मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप है उसका होल स्क्वायर, प्लस जो के कैप है उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ रहे हैं, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर, √6 के बराबर आ रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, √6 आ रहा है। ठीक, इसी तरह क्या मैं बी वेक्टर अगर मुझे पता है तो क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल सकता हूं क्या। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा, देखिए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ रहा है, ये भी √6 आएगा क्या, आ गया। अच्छा वेरी गुड, थोड़ा आगे बढ़े। अब आपने खुद कहा है, अब आपने खुद कहा है कि a डॉट बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b लिख सकते हैं क्या, देखिए तो a डॉट b आपने अभी फाइंड किया ना, कितना आया a डॉट b, ये 1 आया, होल डिवाइडेड बाई ये कितना आया √6, ये कितना आया √6। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 1/6, देयरफॉर कॉस थीटा कितना निकल के आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/6 विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/6, और ये आपका क्या हो गया आंसर। बताए थे ना लास्ट क्लास में कॉस इनवर्स। अब इसका वैल्यू तो हमें नहीं पता होता है, तो आप यहां पर भी छोड़ दिएगा तो मास्टर आपको फुल नंबर दे देगा। और अगर बाई चांस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 1/6 क्या होता है, तो जो दिया होगा वो जैसे हमारी किताब में वैल्यू दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू जब सॉल्व कीजिएगा तो ये होता है 80.4 डिग्री, 80.4 डिग्री। तो ये वैल्यू अगर नहीं भी आप जानते हैं तो यहां भी छोड़िएगा तो आपको टीचर नंबर दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि 11 क्लास के बच्चे को कॉस इनवर्स 1/6 का वैल्यू पता नहीं रहता है। तो वो टीचर आपको यहां पर भी छोड़िएगा तो नंबर पूरा का पूरा देगा ही देगा। डन, कोई डाउट है तो पूछिए। हो गया, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं इससे आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी जरूर आया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट।
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी है, राइट, स्केलर प्रोडक्ट आर ऑलवेज cumulative in nature. Scalar product are always cumulative in nature. Scalar product are always cumulative in nature. क्या तात्पर्य है? A डॉट B जो है वो किसके बराबर होगा? B डॉट A के बराबर होगा। मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने इसको अगर एलजेब्रा में मैं आपको बताऊं कि एलजेब्रा में ऐसा आपने क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा होगा कि मैं 4x इंटू 3 कर दूं या 3 इंटू 4x कर दूं, इसका भी आंसर 12x आएगा और इसका भी आंसर 12x आएगा। तो जैसे ये आपने पढ़ा था ना कि किसी भी दो चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे सीधा मल्टीप्लाई करिए या फिर उल्टा मल्टीप्लाई करिए, बात उसका वही आएगा आंसर। ऐसे ही जब किसी भी दो वेक्टर्स को आप a डॉट बी करते हैं या b डॉट a करते हैं, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, उसके नीचे जरूर लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन एडिशन, दैट इज a डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर विल बी इक्वल टू, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी अगर चाहेंगे आप इसको तो ऐसा लिख सकते हैं a डॉट बी वेक्टर प्लस a डॉट सी वेक्टर। और अगर ऐसा नहीं लिख सकते तो फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको मल्टीप्लाई कैसे किया था? पहला सवाल यही दिए थे ना, 5i कैप इंटू 5i कैप प्लस 5 रूट थ्रू जे कैप। तो फिर हमने इसको क्यूमुलेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही ना ऐसे करके खोल दिए थे। तो ये प्रॉपर्टी वहां पर वैलिड है, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सेकंड प्रॉपर्टी लिख लिए। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स has magnitude equal to the magnitude of the product of vectors, has magnitude equal to the magnitude of the product of vectors। यानी दो वेक्टर अगर पैरेलल टू ईच अदर होंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा। और cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो दो पैरेलल वेक्टर का आंसर हमेशा a इंटू बी आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b। डन। बढ़े आगे, लिखिए ये पॉइंट, जल्दी लिखिए। देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, नेक्स्ट लिखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल पैरेलल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल पैरेलल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू इक्वल पैरेलल वेक्टर्स, dot product of two equal parallel vectors is equal to square of the magnitude of individual vector is equal to the square of the magnitude of individual vector, square of the magnitude of individual vector। डन। स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, देख लीजिए ना, मैंने तो सॉल्व कर दिया है। ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा। अगर दोनों पैरेलल हैं
यानी एंगल 0 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों को किसके बराबर ले लिया, ए के बराबर ले लिया। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए इंटू कॉस थीटा, और वहां से ए इसके ए के बराबर। यहीं से तो हम लोगों ने वो लिखा था, क्या लिखा था, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से जे डॉट ए लिखे थे ना ये थोड़ी देर पहले, नहीं याद है, जे डॉट क्या लिखे थे, 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर। और के डॉट के इसको भी क्या लिखे थे, 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो लिखे थे हम लोग, लिखे थे ना ये, तो ये इसी लॉजिक से आया है। क्लियर, बड़े आगे ये लिख लिए ना, वो लास्ट वाला लिखिए, नहीं लिखे, क्यों नहीं लिख रहे, आपको लग रहा है मैं हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं, लिखिए, हाँ, अरे ये लिखे तो इसके नीचे लिख लीजिए ना, याद रहेगा, 2 बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस ही होगा ना। बाप रे, चल लग रहा पता नहीं कौन सा मतलब भारी काम करना है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स विच आर इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, माने मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, दोनों ही केस देख लेते हैं। तो ये कॉस ऑफ थीटा होता है, पर एज ए इज परपेंडिकुलर टू बी विच मीन्स द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। तो यहां से जब हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस ऑफ व्हाट, 90 डिग्री, और कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी ये आप जानते हैं, और इसके बेसिस पर हमने एक सवाल भी किया था कि जब कभी भी किसी दो वेक्टर को मुझे ये प्रूफ करना हो कि परपेंडिकुलर है तो क्या प्रूफ कर देना चाहिए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और इसी को हम लोगों ने यूज करके लिखा था ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे डॉट के भी होगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 0 डिग्री 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था, लिखवाए थे ना। And the last property लिख लिए, and the last property लिख लिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, right, the rectangular components of vectors, the rectangular components of vectors can be represented as axi cap plus by j cap प्लस एक मिनट सॉरी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी कंपोनेंट जो है वो क्या लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो आप क्या लिखोगे,
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा ए डॉट बी, मैंने इसके ऊपर न्यूमेरिकल पहले करवा दिया है, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं। तो आपको बताया था ना कि क्या आंसर आएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। अरे ये बताए थे कि नहीं बताए थे, सिर्फ किसको किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ए डॉट बी वेक्टर का जो आंसर आएगा वो यही आएगा। इस पूरे को मिला के अगर मैं कोई एक क्वांटिटी कह दूं, तो मान लीजिए इसको मैं x कहता हूं, इसको मैं y कहता हूं और इसको मैं z कहता हूं, तो ये तीनों को मिलाकर कोई एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको मैं क्या कहता हूं, k कहता हूं, और यही k आपका क्या होगा, यही k आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये k आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और ये आपने सॉल्व किया है, आपने 2-3 एग्जाम्पल इस प्रकार का किया जहां पे एक जगह -10 आ रहा था, एक जगह 1 आ रहा था, इस तरह का बहुत सारा सवाल आप लोग किए हुए हैं, सॉल्व किए है ना। इस जगह पे जाके आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट में अब अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को एक बार पूछ लीजिए, है कोई दिक्कत? मैं वापस से एक बार पूरा 15 स्लाइड्स हैं, मैं एक बार स्लाइड नंबर 1 से लेकर लास्ट स्लाइड तक एक बार रिवाइज करा दूं कि आज की क्लास हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से स्टार्ट किया था, जो कि 2 प्रकार से होता है, एक है स्केलर प्रोडक्ट, एक है वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा है कि अगर जब आप स्केलर या वेक्टर निकालते हैं तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो कहते हैं जब ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर है। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से थीटा क्या है, ए और बी क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे जहां पे आप एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस तोड़ते हैं, और एक मैंने एक और एग्जांपल दिया था जहां पे आप कुछ ऐसा है जहां पर आप अलोंग द एक्सिस नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो कोशिश हमेशा क्या रहनी चाहिए, जब कभी भी आप वेक्टर तोड़ते हैं तो वो कैसा टूटे, अलोंग द एक्सिस टूटे, तो वो रिलेटिवली आसान होता है उसको सॉल्व करना। उसका मैंने एक एग्जांपल दिया था वर्क डन के ऊपर, जहां पर मैंने डायरेक्टली एक तो 9th क्लास के बेसिस पर जो कॉन्सेप्ट था उससे सॉल्व करके दिखाया, और फिर उसको हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज किया, और फिर वेक्टर फॉर्म से जब हमने चेंज करके उसका आंसर निकाला था, तो दोनों का जो आंसर है वो दोनों क्या आया था, सेम आया था। पहले भी 25 जूल और बाद में भी 25 जूल। उसके बाद ये अगर दोनों वेक्टर सेम होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उसका आंसर 1 होता है, और अगर जब कभी भी वो परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। फिर हमने एक कन्वेंशन बता दिया था कि कोई बच्ची एक थी उसको नहीं याद था कन्वेंशन। फिर हमने कई सारे सवाल किए, जैसे कि भाई डॉट प्रोडक्ट आप निकाल के दिखाइए, तो यहाँ पे -10 आंसर आया था। फिर हमने एक और देखा कि जहां पर 2 वेक्टर हैं, प्रूफ करना था कि दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, तो वो कैसे प्रूफ होगा, जब आप ए डॉट बी को क्या कर दीजिएगा, 0 के बराबर प्रूफ कर दीजिएगा। फिर हमने एक और देखा कि 2 वेक्टर है जहां पर उसमें एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स निकालना था, तो मैंने आपसे बताया कि भाई अगर नहीं समझ में आए तो आप इस जगह पर आंसर छोड़ सकते हैं, बिकॉज इनवर्स की वैल्यू आपको पता नहीं भी रहती है। उसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टीज देखा, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी प्रॉपर्टी, और इसके साथ आपका आज का क्लास यहां पे समाप्त होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।